जिसने प्राप्त कर ली वो शेरनी का दूध पीता है। शेरनी जैसे शेर दौड़ता है ना वैसे दौड़ेगा। दुनिया की कोई हिम्मत नहीं शिक्षा जो प्राप्त कर ले। इसलिए ये प्रयास आपको सबको मिलकर करना चाहिए। शहीद का प्रोग्राम है। दो बातें आपके सामने देशभक्ति है, सेना के लोग भी बैठे हैं। वो ही बातें रख रहा हूं जो इतिहास में लिखी हुई है, ना कि कोई मेरी तरफ से बना के नहीं लिख रहा हूं। आप इतिहास पढ़ोगे समझोगे तो आपके भी समझ आ जाएगी। पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे एक जापान में कंपनी कमांडर थे मेजर साहब। वो तोपे लेके किसी स्थान पे जा रहे थे। एक छोटा पुल के ऊपर से गुजरना था। पुल के पास पहुंचे तो पुल उनको पहले ही उड़ा हुआ मिला। चाइना वालों ने बम घेर करके और उसको उड़ा दिया पुल। मेजर साहब के पसीना आ गया और कोई रास्ता नहीं था उधर से। पास में एक गांव था तो गांव वालों करे गांव वालों साथ दो, नहीं अपना तो देश खत्म हो जाएगा। तो गांव वालों का बिल्कुल साथ देंगे। मेजर साहब बताओ। तो बोले इतना समय नहीं है मेरे पास। ये जो खड्डा हो गया इस खड्डे में एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ। आप सबको मरना है, शहीद होना है, लेकिन देश बच जाएगा। तो गांव वालों ने लाइन लगा के उस खड्डे में सोने लग गए। एक आदमी पे एक आदमी। एक बच्चा लाइन में लगा होता। तो मेजर साहब की नजर पड़ी। उन्होंने कहा तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। तो बोले जा भाग, तेरे को नहीं मरने देंगे, जा तेरी माँ की सेवा कर। वो बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास गया और माँ को कहा माँ मैं आज देश के लिए शहीद होना चाहता था, देश के लिए काम आना चाहता था, लेकिन तेरे कारण से मौका नहीं मिला। उसकी माँ ने क्या किया वो सुनने वाली बात। उसकी माँ ने उठाया, मुंह में जहर लिया और जहर लेके अपने बेटे को कहा जा बेटा कह दे तेरे मेजर को कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और जा देश के लिए शहीद हूं, देश के लिए काम आ। वो बच्चा भी वहां शहीद हो। और आपको बता दूं जापान में सबको पता है अमेरिका ने हीराशाही में परमाणु बम डाला था उस जमाने में। वहां अनाज आज भी पैदा नहीं होता। परमाणु बम का बहुत बड़ा नुकसान होता। बच्चे भी वहां लूले लगड़े पैदा होने लग गए थे। जापान खत्म सा हो गया था। बहुत बड़ा नुकसान हो गया था जापान का। और उसके बावजूद भी आज जापान पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में एक नंबर पे। ये क्यों है कि वहां कूट कूट के लोगों के दिमाग में भरी हुई है देशभक्ति। जो जिस देश में देशभक्ति होगी उस देश को आगे बढ़ने में दुनिया की ताकत नहीं जो कोई रोक दे। आज चाहे मोदी जी हो, यहाँ के सांसद साहब हो, एमएलए साहब हो, या चाहे हमारे मंडल देव जी हो, आप उम्मीद करें कि ये 5-7 लोग हमारे देश को आगे ले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आम आदमी के दिमाग में आनी चाहिए कि देश के प्रति हम भी कुछ न कुछ व्यवस्था करें। सरकार गांव में रोडे बना दी। अभी मैं गांव के अंदर से आ रहा, रोडे बना दी शानदार, नालियां बना दी। लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं वो नालियां जो बन जाती है गांव में, उसमें आप और हम सब सोचते रहते हैं कि पर्टिकुलर जो गंदगी साफ करने वाला उसी जाति के लोग हैं वो आएंगे ये नाली साफ करेंगे। उस नाली के अंदर यदि 2-5 दिन सफाई नहीं होती तो उसमें ऐसे जर्म्स पैदा हो जाते हैं। छोटे जो बच्चे उसको 3 फुट तो इकट्ठे करते हैं और उन बच्चों को अपने बच्चों को थोड़ी पता है अपन कहाँ खेल रहे हैं और उन बच्चों को अपन हॉस्पिटल में लिए घूमते रहते। तो आपको बता दूं गांव के 2 आदमी उठ करके और सुबह लकड़ी हाथ में लेके उस नाली को साफ कर दिया। इससे बड़ी कोई देश सेवा ही नहीं हो सकती। और गंदगी साफ करने वाला आदमी सबसे बड़ा आदमी होता है इस देश का। सबसे बड़ा आदमी वो होता है। क्यों होता है इसका कारण सुन लीजिए। माँ अपने बच्चे पैदा करती है और बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं होते जब तक उनकी गंदगी साफ कौन करता है? माँ करती है। और उन्हीं हाथों से अपने को खाना खिलाती है। तो क्या अपनी माँ गंदी हो गई क्या? इसलिए आपको कहता हूं कि ये भी देशभक्ति है कि गांव में कचरा पड़ा है और पड़ा है उसको 5 आदमी 2 आदमी उठा के एक जगह कर दिया। किसी की बेटी की शादी है और गांव के 5 आदमी वहां चले गए, बरातियों को जिमाने लगे, पातल उठा ली। इससे बड़ी कोई देश सेवा थी?
उस लड़की के माता पिता कभी जीवन में आपका ऐसा नहीं भूलेंगे कि मेरी बेटी की शादी में गांव के फला फला आदमी जो है यहाँ पातल उठा रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। ये भी देश सेवा है। तो इसलिए कुछ न कुछ अपन को सबको देश के प्रति कोई न कोई काम छोटा मोटा करना चाहिए। ये मेरी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना। आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं जो मैंने खुद मेरी आंखों से प्रैक्टिकल देखा। आज के 26 साल पहले एक पोलैंड कंट्री है, आजकल तो चर्चा में भी वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैं वहां गया था, मेरा एक दोस्त मेरे साथ था। रात को हम खाना खा के सो गए। जिस मकान के ऊपर कोई मेरे दोस्त के मिलने वाले थे उनका मकान था, वहां जाके हम सो गए। सुबह वो मकान की मालकिन थी लेडीज, वो खुद ड्राइविंग कर रही थी, हमको गाड़ी में घुमाने के लेके जाती थी। एक हाईवे रोड पे चल रहे थे हम, और चलते चलते एक लिंक रोड आई और वो 4 किलोमीटर अंदर जाके एक पेट्रोल पंप से तेल लिया, उसी रोड से वापसी आ गई, अरबी हाईवे पे चलने लगी। जैसे ही वो हाईवे पे चली तो मैंने एक पेट्रोल पंप देखा। मेरे दिमाग में आई कि सिर्फ लेडीज ने तेल लिया है तो ये इस मेन रोड पे पेट्रोल पंप यहीं से ले लेती, अंदर क्यों गई? तो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी, मेरे एक दोस्त साथ थे, मैंने उनको कहा विनोद जी इस लेडीज से बात करो जो मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, अंदर क्यों गई? उस लेडीज ने क्या कहा वो सुनने वाली बात। लेडीज ने कहा ये अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है और मेन रोड पे पेट्रोल पंप है वो चाइना का, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। मतलब 20 रुपए भी प्रॉफिट बचे तो वो हमारी कंट्री को ही बचे, दूसरी जगह क्यों जाए? आज वही पोलैंड हिंदुस्तान के बराबर केरल से 25-26 साल में वहां ब्रेड नहीं थी, रोटी तो वहां बनती भी नहीं, आज भी नहीं। ट्राई ट्राई कर रहा था, अलग कंट्री बनी थी, बहुत बुरा हाल था। और आजकल तो मोबाइल है, बच्चों को देखो खोल के देखे, आज 10वें नंबर पे लाके टेक दिया 26 साल के अंदर, जहां बिल्कुल जीरो पे खड़ी थी वो कंट्री। पर जिस कंट्री में यदि देशभक्ति होगी, देश के प्रति भावना होगी, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आगे बढ़ने से उस कंट्री को कोई रोक दे। तो ये प्रयास भी अपन को छोटा मोटा जहां भी मौका मिले सबको करना चाहिए। माता बहने बेटी है, आपको एक निवेदन करता हूं, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे। पहले माता बहने 4 बजे उठती थी, घर में बाहर निकालती थी, बिलोवना हाथ से बिलोती थी, चक्की का आटा हाथ से पीसती थी और मोटा धान उकड़ मुसड़ में कूटती थी। इस प्रकार का काम करती थी। गांव में एक दाई माई होती थी, एक कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, मैं भी दाई माई का ही पैदा कराया हुआ। तो वो दाई माई सारा गांव की एक डिलीवरी करा देती। और आज क्या होता है, डिलीवरी का वक्त आता है और पहले हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन पहले कभी कोई डॉक्टर का शाग वो थाने भी बेरे जिन को आदमी जी थप्पड़ मारे, कोई नु लाख, कोई नु 1.5 लाख, कोई नु 50,000 डिलीवरी के टाइम पर जार हॉस्पिटल में दे देन, बैठे बैठी जाऊं। ये क्यों जाऊं कि मैनुअल काम करती थी, पसीना निकालती थी। आजकल सारे काम ऑटोमेटिक मशीनों से होने लगे और अपन पसीना निकालते नहीं, तो साहब हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। भगवान ने जो लिखा है उससे भी पहले जाना पड़ेगा, दवाइयां भी आपको लेनी पड़ेगी। तो इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी न किसी रूप में आप लोगों को पसीना निकालना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सही रहे, दवाइयां नहीं लेनी पड़े, आयु ज्यादा हो। ये परिवार भी सबको करना चाहिए। एक सिक्किम प्रदेश है, सिक्किम चाइना बॉर्डर पे, आपनो जो यूपी स्टेट है, वो भी स्टेट है, छोटा स्टेट। ये जो बात अब आपके सामने मैं रख रहा हूं, सबके पास मोबाइल है। बाबा हरभजन के नाम से एक वेबसाइट है, उसको खोल के देखना। बहुत अभी जो बात रखूंगा तो आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। पुलिस की मिलिट्री के अंदर वो सिपाही था, रात को गश्त के टाइम पे पैर रपट के मर गया और मरने के बाद में वहां की हालत ये होगी कि वो मरने के बाद भी रात को बॉर्डर पे गश्त करता था। तो कुछ सेना के लोगों ने कई दिनों तक देखा, फिर वो एक मंदिर बना दिया वहां और उसकी पूजा पाठ करने लगे। साल में छुट्टी होती थी, उसकी ड्रेस को रेलवे के अंदर बुक करा के वहां पंजाब जाते थे, छुट्टी काट के वापसी लेके आते थे। मतलब एक जिंदा आदमी की तरह से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। लेकिन मिलिट्री देश की सबसे बड़ी सहजता है, वो मरे आदमी को जिंदा कैसे मान ले। लेकिन लास्ट के अंदर हालात ये हो गए, झुकना पड़ा और एक टीम बनाई।
उसमें साइंटिस्ट, पत्रकार, सेना के जनरल, केंद्र के 2 मंत्री, ऐसे बड़े बड़े लोग, विदेशों के साइंटिस्ट और पत्रकारों को बुलाया। अरे एक जॉइंट 11 आदमी की टीम बना के भेजा कि आप जाके चेक करो कि ये आदमी मरने के बाद भी रात को गश्त करता है। कोई आदमी सो जाता था तो उसके थप्पड़ मार देते थे। तो जाके देखा तो रात को गश्त करता हुआ नजर आया। तो फिर मिलिट्री भी झुकी, सरकार भी झुकी, उस मरे हुए आदमी को जिंदा मान लिया, उसकी तनख्वाह चालू रखी और थोड़े प्रमोशन करते रहे। और अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुआ है। और उसको पूछा गया, उसने कहा इच्छा की तेरी क्या है? तो बोले मैं यहीं बॉर्डर पे यहीं रहना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि ये फौज में जो नौकरी करते हैं, या आपके हमारे परिवार के कोई भतीजा है, कोई भाई है, लेकिन सेना में जब ये नौकरी करने चाहते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनके कूट कूट के दिमाग में भर दिया जाता है कि देश पहले। इनको अपना परिवार नहीं दिखता, देश दिखता है, देश। तो इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे हो सकता है? गोली खा लेते हैं, हर घर में टीवी लगी हुई है, आप देखते हो बंदूक लेके ऐसे खड़े रहते हैं, चाहे गोली मारनी पड़े, चाहे खुद को छाती में खानी पड़े, पीठ के ऊपर 10 किलो वजन, पलक नहीं झपकती पलक। मजाक थोड़ी है, लेकिन कोई दुश्मन अपनी सीमा के अंदर पैर धरते। इस प्रकार से ये देश की सेवा करते हैं। इसलिए आप और हम इस देश के अंदर आराम से खुली आब हवा ले रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, ये सारे का सारा इधर पर सांस ले रहे हैं, ये भी सेना के लोगों के कारण से, शहीदों के कारण से। कहीं भी शहीद की मूर्ति आपको लगी हुई मिले, अरे यदि आपका उधर से गुजरना हो तो शीश झुका के वहां प्रणाम करना चाहिए। गौरव सेनानी वर्तमान सैनिक अपन को कहीं भी मिले तो जय हिंद करके उनको सलूट देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये आपका हमारा कर्तव्य, धर्म बढ़ता है। तो इस प्रकार का प्रयास अपन को सबको करना चाहिए। एक छोटा सा चुटकुला सुना के मेरी बात को विराम देता हूँ। एक लेह लद्दाख जगह है अपने कश्मीर में, अब तो वो अलग टेरिटरी भी बन गई। एक सेना का सिपाही वहां नौकरी करता था, 5 किलोमीटर ऊपर उसकी ड्यूटी थी। वहां ना कोई टेलीफोन काम करे, ना मोबाइल पहाड़ पे। तो वो डेली नीचे आता था और नीचे एक एटीएम लगी, उसमें 100 का नोट डालता, दूसरे दिन 100 का नोट निकालता। तो कुछ चाय पान की दुकान में कह रहे, फौजी साहब आप डेली पहाड़ से आते हो, उतरते हो, चढ़ते हो, कोई निकालना है तो एक दिन में निकाल लो, बना 20 दिन का एक साथ निकाल लो, घाल दो। उस फौजी ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। फौजी साहब ने कहा कि भैया बात ये नहीं है। बोले मैं एक दिन आता हूँ, 100 का नोट डालता हूँ, दूसरे दिन 100 का नोट निकालता हूँ। तो बोले वहां टेलीफोन मोबाइल काम नहीं करते, तो मेरी धर्मपत्नी को पता चल जाता है कि मैं अभी जिंदा हूं। अरे ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि जितने अपने शहीदों का मान सम्मान, जो जितने भी लोग यहाँ आए, यहाँ शहीद के शीश झुका के प्रणाम कर लिया, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने नहीं किया, यहाँ से जाने के बाद तो प्रणाम करके शीश झुका करके उसके बाद में यहाँ से रवाना होना, ये मेरी सबको प्रार्थना। यहाँ यदि कोई मीडिया के लोग आए हुए हैं तो आपको प्रार्थना करता हूँ, यूपी में कहीं भी कोई शहीद हो, यहाँ के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी विराजमान है, उनको भी प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं भी शहीद हो, आप मेरे को एक पत्र लिख देना, एक टेलीफोन कर देना, सबकी मूर्ति बना के हम भेजेंगे। शहीदों का जितना अपन मान सम्मान करें उतना ही कम। आपको ने पुणे इंतजार किया, मेरी गलती नहीं है, मैं शहीद के प्रोग्राम में 1 मिनट भी लेट नहीं होता हूँ। गलती ये हुई कि बीच में जाम मिल गया, आधी पौन घंटे तक उस जाम में फंसे रहे, इसलिए मैंने लेट के आपको इंतजार करवाना पड़ा। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपको सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। जी ने हमारे सामने रखी हैं। मैं निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा कि जिन जिन लोगों ने ध्यान से सुना और समझा, वो इस पर जरूर अनुसरण करेंगे, जरूर इसका संज्ञान लेंगे। तो इसी